हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री जो सुपर टैट से रिलेटिव है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है जो अभी तक जिस जैसे सिलेबस दिया गया है सुपर टैट का हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का 1857 की क्रांति और कुछ समाज सुधारक के नाम। ठीक है, तो उनमें से देखेंगे कि भारत में समाज सुधारक कौन कौन थे और मतलब बाद में समाज को कैसे सुधारा गया और 1857 की क्या क्रांति के क्या परिणाम हुए और क्या क्या प्रभाव थे, किन किन लोगों ने भाग लिया, इन सब के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। ठीक है, अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और स्थान था कोलकाता। ठीक है, किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कोलकाता में की थी। उद्देश्य था हिंदू समाज की कुरीतियों को समाप्त करना, यानी कि हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको समाप्त करके एक नए युग का आरंभ करना। तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है और पत्रकारिता का अग्रदूत। ठीक है, इनके लिए दो चीज़ें हैं कि इनको बोला जाता है कि पहले क्वेश्चन आता है कि पुनर्जागरण भारत में पुनर्जागरण काल का मसीहा या पुनर्जागरण के प्रणेता या पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है? तो वो है ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। और पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय के संबंधित कुछ बातें देखते हैं। 1757 में इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ था? राधानगर में, बंगाल में। देखो, पहली बात है कि आपको जानने के लिए है, देखो इसके सारे क्वेश्चन और इसके सारे आंसर आपको इसी में मिलेंगे, कहीं और से नहीं देखना पड़ेगा। देखो, बंगाल में पैदा हुए थे। ठीक, बंगाल में पैदा हुए तो, और इसकी राजधानी है कोलकाता है, बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की है, कहाँ की है? कोलकाता में की है, यानी कि बंगाल में है तो कोलकाता में। ठीक है, ओके, कोलकाता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1825 में कोलकाता में राजा राममोहन द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई। पहली बात है कि जो पर्सन जहाँ रहता है ना, बंगाल छोटा मोटा नहीं है, एक स्टेट है, यानी कि जो इंसान जहाँ रहता है ना वो कॉलेज अपनी सुविधा अनुसार उस जगह स्थापित करेगा। ठीक है, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कहाँ की? कोलकाता में। ओके, अभी डेट ना, अभी ईयर है ना, बाद में देखेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट वो देख लो। राममोहन राय को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का समाप्त किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसकी सहायता से किया? राजा राममोहन राय की सहायता से। या कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। कब किया? 1829 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रह्म समाज का नाम बदलकर ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। देखो, जो ब्रह्म समाज था उसका नाम था पहले ब्रह्म सभा, जिसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया। कब किया गया? 1830 में। ठीक है, मुगल राजा अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर द्वितीय ने किसको राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा? तो वो है राजा राममोहन राय। या क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी अकबर द्वितीय ने। कब दी थी? 1830 में। ओके, देखो, जब ब्रह्म समाज का नाम बदलकर ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया तो ब्रह्म समाज का नाम काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1830 में। इससे देखो, जो इंसान ज़्यादा फेमस हो जाता है ना तो वो सबकी नज़र में आ जाता है। ठीक है, जब सबकी नज़र में आ गई ये, तो जो मुगल राजा थे अकबर द्वितीय, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी और 1830 में इंग्लैंड भेज दिया। और इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में, यानी कि 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई 1833 में। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। आप इसको याद कैसे रखोगे? देखो, BR, देखो BR यानी कि आर का रीजनिंग में कितने काउंट करते हैं? आर को 18 बोलते हैं हम। ठीक है, तो 18 हो गया। जब भी ये ब्रह्म समाज की बात है तो BR
बी को हटाओ, आर को देखो, आर होता है 18, तो 18 का दूना होगा, 18 दूनी 18, 18 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया 28, यानी कि 18 28। ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब कि थोड़ा सा आप एक हिंट देख लोगे ना, जिससे कि आपको ब्रेन में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। वैसे ये अगर देखा जाए ना तो ये गलत है, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने बताया वो तरीका गलत है, लेकिन उस तरीके से ही आप अगर बाई चांस आप कोई भी चीज़ आप ये सन ईयर भूल जाते हो ना, तो उस तरीके से आपको ये ईयर क्वेश्चन को देख कर ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो बी को छोड़ो, आर को पकड़ो, आर है 18, 18 28, ओके। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय कहाँ पैदा हुए थे? बंगाल में। बंगाल के किस जिले किस जगह पे पैदा हुए थे? राधानगर में। नगर का नाम था राधानगर। कब पैदा हुए थे? 1772 में। और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से एक साल पहले 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हो गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इनका इस ब्रह्म समाज को बनाने का उद्देश्य था कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं ना, उनको दूर किया जाए। और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए साथ किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कुरीति थी उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने दूर किया था, वो थी सती प्रथा। यानी कि पति की मृत्यु के बाद जो लेडी डिपार्टमेंट होता था ना, वो भी सती हो जाता था। सती मतलब ये होता है कि जैसे कि जो मतलब अगर हिंदू को अगर जलाया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, तो सती जो लेडीज होती थी उसकी चिता पर बैठकर वो भी सती हो जाती थी, यानी कि वो भी जल के ऐसा माना जाता था कि इससे इस युग से में पति जाएगा तो दूसरे युग में इस पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे ऊपर जाके। लेकिन ऐसा ये ना हमने देखा ना तुमने देखा, लेकिन फिर भी ये सारा कष्ट होता था लेडी डिपार्टमेंट को, यानी कि औरतों को, क्योंकि एक जिंदा पर्सन को जलाकर मार देना बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते कि उन पर क्या बीतती होगी। ऐसी कुरीति को विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से दूर किया था। कब किया था? 1829 में, ठीक है। 1829 एक बार इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सहायता किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, या कह सकते हो कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। कब दी थी? 1930 में। 1930 में क्यों दी थी? क्योंकि ब्रह्म सभा था, उसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया, यानी कि सभा ना करके समाज के प्रति। देखो सभा एक जनसंख्या होती है, जैसे कि एक ग्रुप में हम बैठे हैं और वहाँ पे हम सभा कर रहे हैं ना, तो वो एक स्मॉल ग्रुप हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 1000 लोग हो सकते हैं, 10,000 लोग, 1 लाख हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो समाज होता है ना, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये ब्रह्म समाज था। समाज में कोई 1-2 पर्सन नहीं रहते हैं, पूरा पूरा समाज ही होता है। आपको समाज में जाने कितने लोग होते हैं, ठीक है, समाज में जाने कितने लोग होते हैं, उन सभी समाज को, मतलब इन सबको सभा ना कह के समाज नाम बदल दिया। कब बदला? 1930 में, ठीक है। यानी कि जब इन्होंने पूरे समाज की बात की तो अकबर द्वितीय इससे प्रभावित हुए और उन्होंने मतलब राम मोहन राय को, जो बंगाल के राधानगर में 1772 में पैदा हुए थे, उनको राजा की उपाधि दे दी, ठीक है। उनको राजा की उपाधि दी और उनको कहाँ भेजा? इंग्लैंड में। कब भेजा? 1830 में, ओके। फिर 1830 में से चल के 1833 आया और वहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में ही हो गई, ठीक है। क्योंकि कभी किसी ने कहा है, किसी महान पर्सन ने कहा है कि भारत से जो जाता है वो जल्दी ही मर जाता है। अब लॉर्ड क्या, वो जलियांवाला कांड जो इसने किया था उसको ही देख लो, जनरल डायर। भारतीयों ने इंग्लैंड जाके उसको मारा, छोड़ने वालों में से नहीं भारतीय, इंग्लैंड जाके मारा 1940 में,
और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, वो अभी आएगा, वो हम आगे देखेंगे, अभी आप इस पर ही देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, लगभग में आपको सारे क्वेश्चन याद हो ही गए होंगे। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, किस कहाँ पर हुई? कलकत्ता में, जो बंगाल की राजधानी है। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। अब आते हैं प्रार्थना समाज। देखो, ब्रह्म समाज के बाद प्रार्थना समाज आता है। देखो, ब्रह्मा की पूजा करोगे ना, देखो पहले तो हमारे एक ब्रह्म बने, उसके लिए उनके लिए भाई पूजा अर्चना की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगर ब्रह्मा आए तो पूजा करोगे ना, यानी कि प्रार्थना समाज कब बना? 1867 में। ठीक है, देखो ब्रह्म समाज के बाद आया ना, तो ये है 1800 में ही। ये जो समाज, देखो जो समाज आए ना, जो ठीक है, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब 1800 के ही सीरीज में थे। बस पहला याद रख लो कि ब्रह्म समाज, और उसके जरिए आप चलते रहो। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, कहाँ हुई? मुंबई में। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। और उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन उन्होंने किया था। यानी कि जो आत्माराम पांडुरंग थे, उन्होंने स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया और कहा कि स्त्रियों को पढ़ाओ, क्योंकि हमारे देश का भविष्य ना सिर्फ पुरुष पर ही नहीं, स्त्री पर भी डिपेंड होता है। जब दोनों कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे ना, भारत देश तब महान होगा, ना कि सिर्फ पुरुष बढ़ते रहें और स्त्रियां नीचे घर में चूल्हा चौका करते रहें। इससे भारत सक्सेस सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा विधवा पुनर्विवाह। अगर देखो, सती प्रथा का तो अंत कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। किसने किसने किया था? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, देखो जब सती प्रथा का अंत कर दिया गया है, तब जो लेडी डिपार्टमेंट था, जैसे कि किसी का पति मर गया है तो अब वो उसी घर में रह रही हैं, उनके साथ हो रहा है अब अत्याचार। क्योंकि देखो, जिस लड़की का हस्बैंड मर जाता है ना, तो उस लड़की को लोग गलत भावनाओं से देखते हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसको एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं कि मतलब कि बहुत बुरी उसकी हालत हो जाती है, ये मान लो मरने से भी बदतर हालत हो जाती है। तो इस चीज़ को सुधार करने के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। कब दिया? 1867 में। कहाँ दिया? मुंबई में। किसके जरिए दिया? यानी कौन संस्था थी जिसने ये कार्य किया? वो थी प्रार्थना समाज। देखो, अगर लड़की को, अगर उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर देखो सती तो हो नहीं रही है, यानी कि लड़की अब जिंदा है, लड़की जिंदा है ना, और अगर वो पढ़ी लिखी होगी और अगर उसके साथ मतलब अगर पहली बात तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपना जीवन स्वयं चला लेगी, वो किसी पर बोझ बन के नहीं रहेगी। इसलिए उसकी शिक्षा ज़रूरी है। ठीक है, उसकी शिक्षा ज़रूरी है। और अगर उसको कोई दूसरा, जैसे कि अगर कोई लड़की है ना, अगर वो दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसको करने दो। ठीक है, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। अगर कोई लड़की है ना, क्योंकि पहले टाइम पे ना बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था। बाल विवाह आज भी होता है, पूरी तरह समाप्त आज भी नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही होता था कि लड़की 10 साल की है और उसकी शादी कर दी गई। कुछ टाइम बाद पता लगा, 2-3 साल बाद उसका हस्बैंड, जो उसका पति खत्म हो गया, तो अब बचपन में ही लड़की विधवा हो गई। ठीक है, अब बचपन में जो लड़की विधवा हो गई, वो अभी मतलब यंग एज पर आई भी नहीं, किशोरावस्था में आई भी नहीं, अब बाल्यावस्था में ही वो विधवा हो गई। अब उस टाइम ऐसा होता था ना कि पूरी की पूरी ज़िंदगी वो लड़की बोझ बनकर रहती थी, पढ़ाते लिखाते थे नहीं। ठीक है, और ऊपर से विधवा भी हो गई, तो उसकी ज़िंदगी मतलब झंड मानो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आत्माराम पांडुरंग ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन किया। उसके बाद आता है कि प्रार्थना समाज आगे बढ़ाने का कार्य गोविंद रनाडे ने किया है। ठीक है, रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है।
देखो आत्माराम पांडुरंग चले गए, ठीक है। प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने का कार्य गोविंद रनाडे ने किया, ठीक है। और रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। 1891 में रनाडे विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि विडो री मैरिज यानी कि जो विधवाएं हैं उनके लिए दोबारा शादी की प्रबंध यानी कि शादी का एसोसिएशन किसने किया? 1891 में गोविंद रनाडे ने, ठीक है। गोविंद रनाडे ने किस संस्था या किस समाज को आगे बढ़ाया? प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया, ठीक है। गोविंद रनाडे कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। गोविंद रनाडे के बारे में सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है कि गोविंद रनाडे महाराष्ट्र के सुकरात हैं। सुकरात एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, एक वक्ता था, उससे जो भी बात करता था ना वो उसका ही हो जाता था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा विद्वान था, ठीक है। इसीलिए उसकी संज्ञा दी गई है गोविंद रनाडे को कि वो भी महाराष्ट्र के सुकरात ही थे। अब आते आर्य समाज। देखो ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, अब आर्य समाज। देखो ब्रह्म समाज, ब्रह्मा एक है, उसकी प्रार्थना करोगे, ठीक है। उसकी प्रार्थना करने वाले लोग भी तो होंगे ना, आर्य। देखो ये हम चीज़ें हम आपको सिर्फ एक बार मतलब आपको सीरियसली से एक बार याद करने की कुछ ऐसे हिंट बता रहे हैं जिससे कि आप कोई चीज़ आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसका इतिहास समानता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसी तरह से चीज़ सीरियलिटी से याद होगी, किसी ना किसी से रिलेट करते हुए चलो, ठीक है। हमने ब्रह्म समाज को ब्रह्मा से रिलेट किया है, प्रार्थना समाज को उसकी ब्रह्मा की प्रार्थना से रिलेट किया है, आर्य समाज को जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उससे रिलेट किया है, ठीक है। 1800 उसके बाद ये सभी क्रम ना 1800 में ही है। प्रार्थना समाज 1867 में, ओके। और ब्रह्म समाज 1828 में, प्रार्थना समाज 1867 में। अब आते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अब देखो इसको कैसे, देखो ये चीज़ हमको पहले से ही पता है कि 18 है। अगर आप आर्य को ऐसे लिखोगे ना AR बाई ए, अगर ए को हटा दो, देखो ये ए डबल है, इसको हटा दो, अब आता है 18 आर बच्चा और बाई बच्चा। आर हो गया 18, बाई हो गया 25। आप दो को एक बार के लिए भूल जाओ तो लास्ट में 25 बचा है ना, यानी 5 है ना, तो 5 भी 18 भी है। और बाई चांस ऐसा कोई ऑप्शन आया है जिसमें लास्ट टाइम 5 नहीं दिया गया और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 5 दिया गया ना, तो आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ोगे। वैसे आप याद कर सकते हो 18 यानी कि 1 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो R से 18 हुआ, 8 में से 1 गया, यही वाला 1 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो 1 8 7 5, ठीक है। आप थोड़े से देखोगे ना, थोड़ी सी हिंट ले लोगे ना तो आपको याद बना रहेगा, बना आप भूल जाओगे। देखो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नारा दिया है कि वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब ये है कि लोग जो थे वो पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने लगे थे, यानी कि जो अपना जो वेद हैं जिनसे ज्ञान मिला है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। तो आज समाज के जरिए विवेकानंद दयानंद सरस्वती ने इस नारे को कहा कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि जो वेद में जो ज्ञान है ना वो ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसकी ओर लौटो, क्योंकि उससे ही इंसान का भला होगा, ठीक है। अब देखो इसकी स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में, ओके। अब देखो कैसे कौन कौन से, देखो ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज है। मुंबई देखो ब्रह्म समाज बंगाल और प्रार्थना समाज मुंबई, आर्य समाज भी मुंबई। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। आर्य समाज की संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज के संस्थापक हैं उन्होंने कौन सा नारा दिया, कौन सा फेमस नारा दिया? उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो।
दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उनका नाम था मूलशंकर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती का पूरा नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो मूलशंकर था। दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज का नाम दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज का नाम किसने लिया। ऑप्शन में आएंगे कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो जो नाम लिया है वो स्वराज नाम लिया है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद ने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए। देखो, ये लोग चाहते थे, दयानंद सरस्वती चाहते थे कि भारत भारतीयों, जैसे कि भारत में है ना, भारतीय लोग भारत से सीखें, क्योंकि भारत में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भारत में रहें और भारत की जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको पढ़ें, उनसे ही सबसे ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं, सा से सरस्वती। ठीक है। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन। तो 1896 से 97 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई। स्थापना हुई कलकत्ता में और संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। देखो, दयानंद कभी भी आता है ना कन्फ्यूजन के, दयानंद कभी भी क्वेश्चन होता है ना तो हम विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इससे कन्फ्यूजन आप ऐसे दूर कर सकते हो कि दयानंद सरस्वती पहले आए थे और विवेकानंद उनके बाद। ठीक है। और विवेकानंद थे वो भी बंगाल के थे। स्थापना की 1896 से 97 में। इनका उद्देश्य था दरिद्र नारायण और मानव सेवा, यानी कि ये जो मानव सेवा है ना, इस पर महत्व देते थे। अब देखो, फिर से हम स्टार्टिंग चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कहाँ की? कलकत्ता में। जो ब्रह्म समाज था वो उसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो, उनका जन्म कहाँ था? राधानगर, जो कि बंगाल में है। ठीक है। उसके आता है आर्य समाज। उसके आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? फिर से बोलता हूँ, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग के बाद प्रार्थना समाज को आगे किसने बढ़ाया? गोविंद रनाडे ने। ठीक है। इन्होंने किस पर फोकस किया? इन्होंने, देखो, आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज के जरिए स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर ध्यान दिया। और जो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? गोविंद रनाडे ने की। और सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। साथ किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। कब किया? 1929 में। ठीक है। और फिर आते हैं, देखो, ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, अब आएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? अब सब कुछ भूल जाओ। ए आर वाई ये है ना, डबल ए है ना, तो काट दो। अब आता है आर वाई। आर से हो गया 18, 8 में से 1 गया 7, 22 हो गया 5, तो 1 8 7 5, यानी कि 1875। यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। इनका फेमस नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। और इनका प्रमुख कथन क्या है? भारत भारतीयों के लिए है।
ठीक। उसके आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? विवेकानंद। राम है ना, रा से 18 हो गया, ठीक है। रा से 18, एक अभी तक घटाया था, आप जोड़ दो, 8 और 1 9, 8 में से एक घटा भी दो, 7। यानी कि देखो, इससे देखो, आर है 18, अभी जो हमने इससे पहले जो प्रार्थना समाज था ना, जो आर्य समाज था, उसमें से हमने जोड़ा था, उसमें घटाया था। अब इसे देखो, पहले तो इसे जोड़ो, सेकेंड टाइम इसे घटा देना। जब जोड़ोगे तो 9 आएगा, घटाओगे तो 7 आएगा, तो वही हो गया ना 9 7। बिल्कुल क्लियर है, आराम से देख सकते हो, इससे ज़्यादा सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। रामकृष्ण मिशन 18 7। अब देखो, राम, कभी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है कि आज से 18 क्यों हुआ। देखो, जब आप अभी अपने रीजनिंग पढ़ा होगा ना, तो उन्होंने ट्रिक बताई होगी, यूटी या सफ़ी लोरिक्स, सफ़ी लोरिक्स RUX। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 7 21, 3 8 24। यही तो होता है ना, C का 3 होता है, F का 6 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, O का 15, R का 18, ठीक है। तो R यही वाला R 18 है। अब देखो, इससे पहले तुमने घटाया है, जो आर्य समाज था ना उसमें हमने घटाया है, ठीक है। और जो उसके बाद जो विवेकानंद वाला है उसमें हमने पहले जोड़ा है, उसके बाद घटाया है। उम्मीद है आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया ना तो ये चीज़ ना किसी नोट्स पर लिख लो, जिससे कि आपको ध्यान में बना रहेगा। वैसे ध्यान में ये चीज़ मान लो कि ये चीज़ आपको 50% तो याद हो ही जाएगी। याद होने के लिए कुछ है ही नहीं, आप बस देखोगे आंसर आपका। लेकिन फिर भी एक बार अगर अपने हिसाब से देख कर लिख लेना कहीं किसी जगह पर, क्योंकि आपको बिना दिमाग लगाए ये चीज़ याद हो जाएगी। जो विवेकानंद था, विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था जो गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, उनकी सेवा करना, यानी मानव सेवा पर उन्होंने फोकस किया। कलकत्ता में विवेकानंद का जन्म हुआ और बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि नरेंद्र दत्त किसका नाम था? विवेकानंद का। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त किसका नाम था? विवेकानंद का, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो, ये याद कर लो, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन फिलहाल इसको भूलना मत। पता है विवेकानंद को लोग क्यों याद करते हैं? इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? एक बार इनको शिकागो में एक सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन। इसके लिए विवेकानंद को इनवाइट किया गया था और स्वामी विवेकानंद वहाँ पर गए। तो जो वहाँ पर थे ना, वहाँ पर लोग थे कि सज्जन, मतलब ऐसे ही कुछ उन्होंने अपनी स्पीच में ऐसा कुछ बोला, जैसे कि ऐसा, शायद मुझे ऐसा पता है कि भाइयों और बहनों, ऐसे ही कुछ बोला, जिससे कि वहाँ के उनके जो पहले शब्द थे ना, उसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल ही बदल गया और सब कुछ विवेकानंद में हो गया, ठीक है। वो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन था जो 1893 में हुआ था, ठीक है। और इसी विश्व धर्म सम्मेलन से ही इनको ख्याति प्राप्त हुई, यानी कि जो ये इसी विश्व धर्म सम्मेलन में ही विवेकानंद बहुत ज़्यादा फेमस हुए। कब हुआ? 1893 में हुआ। और उसके बाद से कुछ टाइम बाद 93, 94, 95, 96, 97, यानी कि लगभग 4 साल बाद इन्होंने इस समाज की स्थापना की, ठीक है। ओके, ये मिशन था रामकृष्ण मिशन, ओके, ठीक है। शिकागो शहर है कहाँ पे? अमेरिका में। अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब आते हैं नई दुनिया में, प्रवेश करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी।
मॉडर्न लोग आएंगे इसमें। देखो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई कुछ भी हिंट नहीं मिल पा रही है। तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और स्थान था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये सोसाइटी देखो नाम से ही स्पष्ट होता है कि यार ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडियन वर्ड है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो समाज, सभा ऐसे वर्ड होते थे। अब सोसाइटी इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड इंग्लिश लोगों की जगह होगा, और इंग्लिश तो अमेरिका में ही पैदा हुए होंगे। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस सोसाइटी की स्थापना हुई। संस्थापक थे ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि जो शब्द आप ले नहीं पा रहे हो बोलने पर, समझ लेना कि सोसाइटी के संस्थापक होंगे ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। दोनों में ही ता व ला, यानी कि इसमें आधे शब्द हैं। ओके, और इसको अगर बाई चांस अगर और भी आप देखना चाहो तो कल से याद रख लो। देखो का इसमें भी है, ला इसमें भी है, का इसमें भी है, ला इसमें भी है। ठीक है, जहाँ पर दो शब्दों में कल मिल जाए, का और ला मिल जाए, समझ लेना कि वही इसके संस्थापक हैं। ओके, अब आते हैं भारत में सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट ने किया था। जो एनी बेसेंट का तो नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। ठीक है, तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो इंग्लिश सोसाइटी, जो अमेरिका में से बनी हुई सोसाइटी है, जो 1875 में बनी है। ठीक है, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की? आयरलैंड। 1898 में, यानी कि देखो जो रामकृष्ण मिशन है 1897 में बना है, और 1898 में इस सोसाइटी ने बनारस में एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो एनी बेसेंट हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो हुई है बनारस में। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग आज भी एडमिशन लेने के लिए हिंदू विश्वविद्यालय में जाते हैं। यही कॉलेज 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से जाना जाता है। BHU। क्वेश्चन पूछा जाता है BHU की स्थापना किसने की थी? BHU की स्थापना बनारस में एनी बेसेंट महोदय ने 1898 में की थी। और BHU का नाम पहले क्या था? BHU का नाम एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। बाद में इसका नामकरण करके नाम चेंज कर दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया। ठीक है, तो एनी बेसेंट कोई छोटी मोटी लेडी नहीं थी, बहुत महान लेडी थी, जिन्होंने आइलैंड से थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लावात्स्की और अलकाट ने स्थापना की थी 1875 में। 1898 में बनारस में एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, इसका बाद में नामकरण करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब किया गया था? 1916 में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? बनारस में। पूछा जाता है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। इसका नामकरण चेंज कब हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें से 75% आपको याद रहेगा और याद हो भी गया होगा। 25% आपको याद नहीं होगा, तो वो आप एक बार और देख लोगे, वो भी हो जाएगा, यानी कि 100% तो हो ही जाएगा अगर आप दोबारा देखोगे इसे। तो अगर नहीं देखो तो आपकी मर्जी है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से 1947 तक हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीन टाइम पीरियड हैं। एक तो 1885 जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ना, 1885 से 1905, और 1905 से 1919, और 1919 से अब 1947 तक। देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, किसने की? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, और 1905 तक। 1905 क्यों है? क्योंकि बंगाल को विभाजित कर दिया था 1905 तक। ठीक है, उसके बाद बंगाल को जब विभाजित करके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में,
तब तक द्वितीय चरण था, और द्वितीय चरण यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद द बॉस महात्मा गांधी की एंट्री हुई, और महात्मा गांधी ने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया अंग्रेजों का। देखो, इन्होंने सत्य अहिंसा को आधार मान के इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो महात्मा गांधी के, देखो महात्मा गांधी के बारे में लोग बोलते हैं कि, लोग कहते हैं कि अगर ईंट का जवाब ईंट से दोगे ना तो बहुत ज़्यादा, तो भारत जल्दी आज़ाद हो जाता। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर भारत बहुत जल्दी आज़ाद हो जाता तो आज जो हम सुविधाएं ले रहे हैं, जो प्रथाएं अंत हुई हैं, ना सती प्रथा का अंत होता, ना स्त्रियों की शिक्षा मिलती, ना बनारस विद्यालय ओपन होता, ठीक है, ना रेलगाड़ी की व्यवस्था होती, ठीक है। इनका मानना था कि मतलब सही है आप करो, लेकिन अत्याचार ना करो। आप भारत को बहुत कुछ दे रहे हो, आप दो, लेकिन इसके बदले में आप नकारात्मकता यहाँ ना फैलाओ। उन्होंने कहा है कि हम डंडे के बल पर नहीं, हाथ जोड़कर भारत को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि इंग्लैंड कोई छोटी मोटी पावर नहीं थी, बहुत बड़ी पावर थी, उसके पास बहुत आधुनिक हथियार थे, ठीक है। उसके आगे उसके पास तोप थी, हमारे पास तलवार थी। हम जब तक तलवार तोप के पास पहुंचेंगे तब तक तोप वाले उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्टिंग में। तो प्रथम चरण में नरम दल था, और 1905 से जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तब गरम दल का निर्माण हुआ। उसके बाद गांधी जी आए और सब कुछ ठीक कर दिया। तो नरम दल के नेता में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय थे। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, यानी महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। और दादा भाई नौरोजी, इनको सब कुछ जानते हैं, सबसे वृद्ध इंसान, ठीक है, और इनके बारे में बहुत कुछ है फेमस। उसके बाद गरम दल में आपने सुना होगा, एक कोई लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। उसका तीसरी एक और पर्सन थे, अरविंद घोष। लोग लाल बाल पाल के चक्कर में अरविंद घोष को भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लाल बाल पाल ही इंपॉर्टेंट नहीं थे, वहाँ पर अरविंद घोष भी इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं स्टार्टिंग से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भवन में 1885 ईस्वी में हुई और ऑक्टिवियन के द्वारा की गई थी, ठीक है। सुझाव थे, यानी कि विचारधारा थी इनकी, और यूज किया इन्होंने। क्वेश्चन पूछा, देखो इस चीज़ से क्वेश्चन क्या कौन सा पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडर्न हो गया, थोड़ा पुराना सा हो गया है, घटिया सा। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस जगह हुई थी, जिस विद्यालय में हुई थी, उस विद्यालय का नाम क्या था। उस विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भवन में 1885 में यो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना जिस भवन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है कहाँ पर। मुंबई में, अर्थात महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। कब हुआ, 1885 में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसमें से ये पूछा नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है क्वेश्चन कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये पूछ के ना। अब क्वेश्चन पूछा किया जाएगा, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, 1886 में। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ठीक है। और 1886 में कलकत्ता में। देखो, पहला हुआ मुंबई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ मद्रास में, और चौथा हुआ इलाहाबाद में। पहले के अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे के हैं दादा भाई नौरोजी, तीसरे के हैं बदरुद्दीन तैयबजी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है। और चौथे हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले।
ठीक है, यानी कि अब तीसरी है कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में हुआ है मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि जो इस इससे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, उन्होंने कहाँ पर तृतीय अधिवेशन, उनको कहाँ पर तृतीय अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, मद्रास में, कब बनाया गया, 1887 में। उसके पांचवा चौथा अधिवेशन है 1858 में इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बात मतलब कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। कहाँ पर ये मतलब ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, 1888 में। ठीक है, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति त्यौहार मनाने की घोषणा की। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि शिवाजी त्यौहार और गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ की गई, महाराष्ट्र में। जो गणपति महोत्सव है वो 1893 में, और शिवाजी महोत्सव 1895 में मनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस त्यौहार है, आप किसी पर भी सर्च कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, एकदम खुशी से मनाया जाता है। क्या मानो कि मतलब आप आजकल हर जगह गणपति त्यौहार, जो गणपति विसर्जन हर जगह गणपति का, ठीक है, स्थापना की जाती है। वो स्थापना महाराष्ट्र से शुरू की गई थी और उसके पीछे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके आता है 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया था। क्वेश्चन आता है कि कौन से अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया, तो 1896 अधिवेशन में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता, यानी कि इलाहाबाद के बाद 1896, इलाहाबाद नहीं, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया। क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि वंदे मातरम कब गाया गया, 1896 में। किसने गाया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चटर्जी ने 1896 में वंदे मातरम गाया कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 में वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया 1896 में, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है आप इसको तो भूलेंगे नहीं। 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। अब इसको कैसे याद रखोगे, बी के याद रख लो, वंदे मातरम कोलकाता। ठीक, देखो, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र, कोलकाता, इसको याद रखो, बी के। ओके, उम्मीद है जो बंकिम से ही आप वंदे मातरम भी निकाल लोगे और कोलकाता अधिवेशन भी निकाल लोगे। अब आते हैं 1902 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया। इसी आयोग की रिपोर्ट 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को लाया गया। देखो, लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बनाया गया और रिपोर्ट आई थी 1904 में, विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम लाया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग लाया ही गया था विश्वविद्यालय अधिनियम लाने के लिए। यानी कि विश्वविद्यालय आयोग ने जो 1902 में बनाया गया, उस आयोग ने विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया, कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की 1904 में, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम आया। अब आते हैं बंगाल विभाजन 1905। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब देखो, एक पर्सन है ना भाई, अब कर्जन है ना, भारतीय है तो है नहीं। ठीक है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए भी तो करेंगे ना, लेकिन उनके फ़ायदे से ही हमारा भी फ़ायदा हो गया, ये बात अलग है। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इस घोषणा के विरोध में भारतीय नेताओं द्वारा कोलकाता में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लाया गया। क्वेश्चन आता है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्यों लाया गया?
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया। कब लाया गया? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल में लाया गया। अब देखो, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था क्या? इस आंदोलन का था कि देसी कपड़े पहनो, खादी कपड़े पहनो, जो विदेशी माल, विदेशी वस्त्र, विदेशी शिक्षा सबको त्याग दो। यानी कि हमको सब देसी बन के रहना है, शुद्ध देसी। विदेशी सामान कोई भी नहीं खरीदना, विदेशी वस्त्र कोई भी नहीं पहनने, विदेशी शिक्षा बिल्कुल ग्रहण नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को कंकर्जन ने 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस। लेकिन अभी बॉस एंट्री नहीं हुआ है, एक चीज़ याद रखना, बॉस अभी आना बाकी है। ठीक है, 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि शोक दिवस कब होता है? तो 16 अक्टूबर। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ठीक है। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। एक हो गया उड़ीसा, दूसरा हो गया बिहार। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राखी दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। राखी दिवस किस मंथ में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और किसके कहने पर मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। कहाँ मनाया गया? बंगाल में। किसके उपलक्ष्य में मनाया गया? शोक दिवस के उपलक्ष्य में। क्यों मनाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऐसे ही है ना, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने। अब आते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। तो 1906 में बंगाल के ढाका जिले में आगा खां और सलीम उल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इनकी ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पर टिक करके आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पर। क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना का ही नाम आता है ज़्यादातर। आप देखोगे ना तो मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी बार आते हैं, तो लोगों को रट जाता है कि लोग सोचते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना की आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की है, बल्कि आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की है। ठीक है। कहाँ पर हुई मुस्लिम लीग की स्थापना? बांग्लादेश के ढाका ज़िले में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, तो उसी ज़िले में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की है। ठीक है। मुस्लिम लीग से पहले बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। अब आते हैं 1906 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। अब दादाजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 जो हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, उसमें दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया, नरम दल, गरम दल। ठीक है, 1907 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल कहाँ बटे? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा आता है कि सूरत अधिवेशन में 2 दलों में बटे, वो दल थे नरम दल, गरम दल। ठीक है, 1907 में ये जो सूरत अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? देखो, सूरत से 7 याद रख लो, सूरत से 7 याद रख लो। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, 1907 में, यानी कि 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, और कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, गरम दल, नरम दल। ठीक है, जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना लिया गया और इसी कारण से कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था उसमें 2 दल बने थे, नरम दल, गरम दल। इन दोनों दलों के बनने का रीज़न था, यानी कारण था कि ये दोनों दल अपने अपना अध्यक्ष चुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सूरत अधिवेशन है ना, उसकी अध्यक्षता
ठीक है। यानी कांग्रेस की अध्यक्षता नरम दल वाले चाहते थे रासबिहारी बोस को बनाया जाए, लेकिन गरम दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए, क्योंकि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और बहुत कुख्यात नेता थे। ठीक है। उसके बाद इसी कारण से, हाँ ठीक है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दलों का मिलन हुआ। यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में दोनों दल साथ में आए, नरम दल और गरम दल। अब आता है माले मिंटो सुधार। माले अलग है, मिंटो अलग है। ठीक है। माले, जिसे माले मिंटो सुधार कहते हैं, 1909 में। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, जहाँ पर माँ आ जाए, यानी कि माँ आ जाए, वहाँ पर पहली बात है कि ये दोनों चीज़ें 1900 में जाएंगी। ठीक है। उसके बाद माँ आ जाए तो जब 1900 में जाएंगी तो पहले तो माले मिंटो सुधार 1909 में होगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ना, उसके बाद 1919 में बोला जाएगा, लेकिन उससे पहले माले मिंटो सुधार आया है। इस एक्ट का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करो और भारत को बांटो और राज्य करो। माले मिंटो सुधार का उद्देश्य यही था कि फूट करो, राज्य करो। ठीक है। यानी कि अभी भी चूसना बाकी है, अभी भी इतनी आसानी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए माले मिंटो सुधार के नाम से सुधार तो हुआ नहीं, बस ये अपना सुधार करने में लग गए थे 1909 में। उसके बाद दिल्ली दरबार 1911। अब 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में जॉर्ज हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य समारोह कराया था। इसी समारोह में दिल्ली दरबार का नाम दिया गया। ठीक है। जॉर्ज पंचम और मैरी, उनकी क्वीन, इंग्लैंड की थी। ठीक है। उनके स्वागत में क्वेश्चन आ सकता है कि जब दिल्ली दरबार लगाया गया था, दरबार लगाया गया था, उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार में कौन कौन आया था? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उसमें 3 घोषणाएं की गई थी। उन तीनों घोषणाएं क्या थी? देखो, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाएगी, और बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। भैया उत्तरी बंगाल और पश्चिम बंगाल को नाम बिहार और उड़ीसा दे दिया गया। ठीक है। 1912 में राजधानी कलकत्ता दिल्ली स्थापित कर दी गई और बिहार से अलग कर बंगाल में बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार की स्थापना हुई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुई, तो बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी ने 3 घोषणाएं की थी, जिसमें बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, और बंगाल को 2 नए राज्यों में बांट दिया गया, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने अलग किया था। ठीक है। और साथ लाए हार्डिंग, और जब अलग किया गया था तब था 1905, और जब साथ हुए मतलब तब 1911। ठीक है। ओके। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार और गीतांजलि कृति पर मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला, तो 1913 में। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार किस पर मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस साहित्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो साहित्य का नाम था गीतांजलि। इस गीतांजलि में वंदे मातरम का वर्णन है, जो बंगाल का राष्ट्रगीत भी है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, 1918 में समाप्त हो गया। इसमें प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, प्रत्यक्ष रूप से। अब आते हैं होम रूल लीग आंदोलन। इस आंदोलन के उद्देश्य था स्वशासन को प्राप्त करना। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम तिलक ने की थी और द्वितीय एनी बेसेंट ने। 1916 में पूना में बेलगांव में तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई, और 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन है? एनी बेसेंट। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से। कब आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी टाइम। तो ऐस हल्के मत लेना एनी बेसेंट को। रोलेट एक्ट 1919 में आया। देखो, इस रोलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था किसी व्यक्ति पर अगर थोड़ा बहुत सभी संदेह हो गया ना, तो उसको आप बिना सूचित करे उसको पकड़ लो और जेल में बंद कर दो। और कितने टाइम तक ये क्लियर नहीं है। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। इसके बारे में बहुत बचपन में ही आपने सुना है कि इसमें मूवी भी आई है ऊधम सिंह, जिसके बारे में विस्तार से दिखाया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था। उसमें जाने कितने लोग मारे गए थे, जाने कितने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, यंग, मतलब सब खून ही खून था उस जगह पर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारतीय नेताओं द्वारा जब एक सभा चल रही थी, तो इस सभा अंग्रेज जनरल डायर 10 मिनट तक बाग में गोलीबारी करा दिए, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 319 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बैठाई गई और हंटर कमेटी ने डायर को निर्दोष मान लिया गया, किंतु भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। अब देखो, ये तो है सरकारी आंकड़े, लेकिन बताते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जाने कितने लोग घायल हुए, किसी को भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उन लोगों को भागने का भी मौका नहीं दिया गया। जिसकी ऐसी 4 दीवारी थी। एक जलियांवाला बाग था जिसमें 4 दीवारी थी, ठीक है, जिसमें से एक इस साइड से निकलने का रास्ता था, एक इस साइड से निकलने का रास्ता था, और ये दीवार थी, ठीक है, और इस साइड से निकलने का रास्ता था। तो जनरल डायर ने यहाँ पर सैनिक तैयार किए, यहाँ पर सैनिक तैयार किए, और यहाँ पर तो वो खुद, ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा जनसंख्या भरी हुई थी, और ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन मतलब सभा कर रहे थे, ठीक है। तो जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियां बरसा दी, ठीक है। ना लोग इस साइड भाग पाए, ना लोग इस साइड भाग पाए, ना लोग सामने भाग पाए, और लोग वहीं मर गए। इनफैक्ट लोगों की संख्या इतनी थी कि वहाँ पे एक कुआं था, उस कुएं में उन सभी लोगों को उस कुएं में ही भर दिया गया। और इस जलियांवाला बाग कांड को, ठीक है, इस जलियांवाला बाग कांड से पूरा का पूरा भारत उत्तेजित हो गया। तब एक कमेटी बिठाई गई, जिसको कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, ठीक है। और इस हंटर कमेटी ने जनरल डायर, जो उस टाइम मतलब इसका कमांड था, जनरल डायर ने ही गोलियां बरसाई थी, उस कमेटी यानी हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया कि यानी कि इसका जनरल डायर का कोई दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरल डायर को इंग्लैंड वापस भेज दिया गया, और उस टाइम उसी जगह मतलब ऐसा था कि ऐसा एक मूवी में है, वास्तविकता है या नहीं ये तो जानकारी नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहानी तौर पे आप सुन सकते हैं कि ऊधम सिंह और उसकी फैमिली, जिससे उसकी शादी होने जा रही थी ऊधम सिंह की। ऊधम सिंह तो एक नवयुवक थे, अब वो पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो वो अपने हॉस्टल में बैठे थे, तो उनकी जो होने वाली वाइफ थी, उन्होंने कहा है कि हम लोग जलियांवाला बाग में जा रहे हैं, सभा होगी तो वहाँ पर कुछ टाइम तक रहेंगे, ठीक है, तुमको साथ में चलना है तो चलो। तो ऊधम सिंह ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा इतनी रात में, तुमको जाना है तुम जाओ। तो वो वहाँ पर गई, और बाद में खबर आई कि वहाँ पर गोलियाँ चल गई। जब तक ऊधम सिंह वहाँ पहुँचे, तब तक उन्होंने देखा कि वहाँ पर लाश ही लाश पड़ी है, चारों तरफ खून ही खून पड़ा है, ठीक है। कुछ लोग पानी चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग कुछ चिल्ला रहे हैं, मतलब किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर फटा है। मतलब इतनी ज़्यादा त्राही को देखकर ऊधम सिंह का दिल फट सा रहा था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो एक पर्सन इतना सा कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, जिसका वो, ठीक है, इसका बदला लेने के लिए, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह इंग्लैंड वापस गया और जनरल डायर के यहाँ नौकरी की, ठीक है। उसको नहीं पता था कि ये उसकी हत्या करने के लिए आया। उन्होंने जब जनरल डायर से जब उन्होंने बात की, तो जनरल डायर को बिल्कुल ही पछतावा नहीं था उस हत्याकांड के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस उसको पश्चाताप होता तो एक बार ये छोड़ भी सकते थे, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल पश्चाताप नहीं था। मतलब उनको बिल्कुल भी
क्या बोलते हैं ना, वो बेकार थे, जिन्हें डायरेक्ट एकदम हाई क्लास पर्सन बोल सकते हो, निर्दयी पर्सन। उसने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसका मतलब उसे बिल्कुल भी इस बात का कोई अफसोस नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट वो इस चीज़ को सही साबित करना सही मानता था कि उसने बिल्कुल सही किया। ठीक है, इस वजह से ऊधम सिंह ने उनको गोली मार दी और बाद में ऊधम सिंह को फांसी सजा दे दी गई। ठीक है, अब आते हैं गांधी काल। द बॉस इज कमिंग, यानी बॉस की एंट्री हो गई 1915 में। तो अब बोस के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में गांधी जी को अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि साबरमती की स्थापना कहाँ हुई है, तो वो हुई है अहमदाबाद में। कब हुई है? 1916 में, जब गांधी जी आए उसके 1 साल बाद, 1916 में। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। गांधी जी आए और उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों ने जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करने को बाध्य कर गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह आरंभ करने की धमकी दी और अंत में अंग्रेजों ने अपनी 3 कटिया पद्धति वापस ले ली। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो चंपारण सत्याग्रह कैसा था कि चंपारण जिला था वहाँ पर, बिहार का ये चंपारण जिला बिहार में है। तो बिहार में एक चंपारण जिले में 3 कटिया पद्धति बताई गई, चाहे 3/20, यानी कि 20 में से 3 भाग इंसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने से एक ऐसा फूल होता था जिसको अगर आप अपनी खेती पर उपजाएंगे तो उस खेती पर कोई दूसरी फसल नहीं उग पाएगी। ठीक है, यानी कि वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी उस खेती पर। ठीक है, और ये लोग ऐसा चाहते नहीं थे कि हम ऐसी फसल को उपजाएं जिससे कि हमारी फसल ही बेकार हो जाए। तो महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह कर धमकी दी कि 3 कटिया पद्धति, यानी कि नील की खेती के लिए कोई भी किसी को बाध्य नहीं करेगा। जिसको जिसको अपनी स्वेच्छा से इस नील की खेती उपजानी है 3/20 भाग पर वो उपजाए, जिसको नहीं उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा। ठीक है, अंग्रेज बाद में मान गए सत्याग्रह के बाद। ठीक है, और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब आते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918, और ये कब था? 1917, और उससे पहले था 1916। देखो 16, 17, 18, 15 में आए, 16 में, 17 में, 18 में। 16 में साबरमती की स्थापना, 17 में चंपारण और 18 में खेड़ा। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और अंग्रेज लगान में छूट देने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने खेड़ा पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किया और अंत में अंग्रेजों ने आदेश दिया कि उन्हें लोगों को लगान लिया जाए जो लगान दे सकते हैं। फिर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। देखो खेड़ा आंदोलन 1918 में, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ है। ठीक है, जो गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से फसल नहीं उपज पाई। लेकिन जो अंग्रेज थे ना, वो चाहते थे कि फसल हो या ना हो, लेकिन हमको लगान पूरा चाहिए। अब जनता त्रस्त हो गई कि भैया जब फसल ही नहीं है तो लगान देंगे क्या, हमारे खुद के खाने के लिए नहीं, हम तुमको कहाँ देंगे। ठीक है, ये सब पता चला गांधी जी को। गांधी जी पहुँचे गुजरात में, गांधी गुजराती तो थी, गुजरात पहुँचे और उन्होंने खेड़ा पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किया। और बाद में अंग्रेजों ने आदेश दिया, मतलब अंग्रेज उसके बाद मान गए और उन्होंने एक ये बात कही कि जो लोग लगान दे सकते हैं वो लोग दे लें, यानी कि जिसकी फसल अच्छी हुई है वो लोग लगान दे लें और जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है वो ये ना दें। ठीक है, ये सब सुनकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद के कारखाना मालिक मजदूरों को 65% प्लेग बोनस देने से मना कर दिए। इसी में पर गांधी जी सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर बैठे और अंत में माले लोगों को मजदूरों को प्लेग बोनस देने को तैयार हो गए। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये था कि 35% प्लेग बोनस मिलता था मजदूरों को। ठीक है, जो मालिक थे ना, उन्होंने 35% प्लेग बोनस मजदूरों को देना मना कर दिया कि हम नहीं आपको प्लेग बोनस दे पाएंगे। ठीक है, ये सब पता चला गांधी जी को। तो गांधी जी पहुँचे और वहाँ पहली बार उन्होंने अनशन किया। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने अनशन किया अहमदाबाद मिल में, और जिससे
मालिकों ने बाद में कहा कि ऐसा है कि भैया ले लो यार, लेकिन गांधी जी को ले जाओ, खाम ये हमारी मिल और बंद करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। किंतु जब यह आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था तब एक गोरखपुर में एक घटना घटी जिसको बोलते हैं चौरी चौरा नाम कांड। देखो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है। ये आंदोलन काफ़ी हद तक सफल था और काफ़ी हद तक सफल था, लेकिन 1922 तक आते आते एक घटना घट गई जिसको नाम बोलते हैं चौरी चौरा कांड। ये घटना इस तरह से थी कि 5 फरवरी 1922 को शांतिपूर्वक चल रहे जुलूस को जब अंग्रेजों पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस के थाने में आग लगा दी, जिससे 21 पुलिस वाले और थानेदार की जलकर मृत्यु हो गई। गांधी जी इस घटना से दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किंतु गांधी जो लोग थे ना, जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने गांधी जी पर ही ब्लेम डाला और उनको बंदी बना लिया गया और 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है। यानी 26 तक आना था लेकिन 24 तक निकल आए। 1924 में कांग्रेस से बेलगांव अधिवेशन हुआ, गांधी जी ने अधिवेशन का अध्यक्ष बने। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की, किंतु 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ 1926 में स्वराज पार्टी का अंत हो गया। देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी 1925 में, स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है। इससे पहले 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन किया था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष भी बने थे। इसके बाद आता है 1923 स्वराज पार्टी। ठीक है। 1923 में इलाहाबाद में ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और स्वराज पार्टी का नष्ट हो गई, यानी खत्म हो गई, अंत हो गया। अब आते हैं काकोरी रेलवे कांड, मतलब काकोरी रेलवे डकैती। अब काकोरी रेल डकैती है ना, पहले इसको बोलते थे काकोरी कांड, जो अभी एक दो साल पहले इसका नाम बदल दिया गया और इसको अब बोलते हैं काकोरी रेल डकैती। तो हरदोई से लखनऊ जा रही मालगाड़ी को कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने रोका और बगैर और लूट लिया। इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है या काकोरी रेल डकैती अब बोलते हैं इसे। इसमें 4 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिसमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी। ठीक है। इन लोगों को फांसी दे दी गई। अब आते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। तो 1928 को भारत में देखो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया और ये इसका भारत में आने का उद्देश्य था कि देखना कि शासन ठीक से चल रहा है या नहीं। ठीक है। साइमन भारत में मुंबई में आया, किंतु इस कमीशन का पूरी तरह से विरोध हुआ, क्योंकि इस कमीशन में सब अंग्रेजी ही थे। भाई अंग्रेज थे, अब शासन अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो भारतीय बताएंगे ना कि जो तो भुगत रहे हैं, अब तुम थोड़ी ना बताओगे। इसमें सबसे ज़्यादा था कि इसमें सभी अंग्रेज थे। ठीक है। इसलिए इसका पूरे भारत में इसमें काले झंडे दिखाए गए। ठीक है। अब पंजाब में लाला लाजपत राय जब साइमन का विरोध कर रहे थे तो उन पर पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज की गई और कुछ टाइम बाद, मतलब पहले तो उनको बहुत जो लाठीचार्ज करने वाला था सैंडरसन, यानी पुलिस कप्तान सैंडरसन था। ठीक है। लाठीचार्ज की लाला लाजपत राय पर और जिससे आघात होकर कुछ टाइम बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ठीक है, उन्होंने सैंडरसन को गोली मार दी और हत्या कर दी। ठीक है। अब भगत सिंह ने जो पार्लियामेंट थी ना उस पर बम फेंक दिया, साथियों के साथ विधानसभा में बम फेंका। सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा शब्द मोहम्मद इकबाल ने द्वारा रचित था। तो 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए गए। ठीक है। आज भी आप जिसको आप अल्फ्रेड पार्क नाम से जानते हैं इलाहाबाद में, वहीं पर 23 मार्च 1931 को लाहौर कांड से जोड़कर 3 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को 23 मार्च 1931 में लाहौर कांड से जोड़कर 3 भारतीयों को फांसी दे दी गई।
उसके बाद आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस का लाहौर इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 2 प्रस्ताव रखे गए। 2 प्रस्ताव कुछ इस तरह से कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी किनारे रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम तिरंगा कब फहराया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। कब फहराया गया? 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी किनारे रात के 12 बजे। 26 जनवरी 1930 को भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कभी पूछा जाता है कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी द्वारा उनके आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ाया गया। गांधी द्वारा उनके आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसी के अंतर्गत दांडी मार्च निकाला गया। दांडी मार्च 1930 को निकाला गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया और गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन इससे दांडी मार्च से क्वेश्चन इतना आ सकता है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया गया? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए। कब आया दांडी मार्च? कब किया गया? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। सभी धर्मों के लिए इस सम्मेलन के लिए में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे, किंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई नहीं गया, इसलिए यह असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई कांग्रेस नहीं पहुंचा था। कब बना था? 1930 में। गोल से जीरो है, गोल से याद आया जीरो। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक, ठीक है, नमक बनाने और उसको बटोरने की स्वतंत्रता दे दी गई। गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ लंदन में तो सभी लोग आए थे, सिवाय सभी धर्मों के लोग आए थे, लेकिन सिवाय कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, इसलिए वो फ्लॉप हो गया, यानी असफल हो गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अब देखो द्वितीय सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन में के लिए कोई ना कोई कांग्रेस का आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो इस समझौते के अंतर्गत ये दिया गया कि जो समुद्र के किनारे लोग हैं वो लोग नमक बना सकते हैं और उसको बटोर सकते हैं। ठीक है, और इसके उपलक्ष्य में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे, ये बात हुई थी। अब देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे तो गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बनकर इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस समय डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रख दिया, जिससे गांधी जी इसके समर्थक नहीं हो पाए और ये भी असफल रहा। उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। 26 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी। इसी के विरोध में गांधी जी ने पूना के अवर्धा जेल में आमरण अनशन के लिए बैठ गए। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। देखो, 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, देखो मैकडोनाल्ड आप जानते हैं ना, एक कंपनी है मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड, तो आप इसी कंपनी से याद रखो, ये मैकडोनाल्ड वो जो कंपनी है खाने वाली ना, वही है। उसी टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे इन्हीं के नाम से। ठीक है, उन्होंने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कहा कि जाओ तुम पृथक निर्वाचन मंडल प्रस्ताव तुम्हारे पारित करता हूँ, अब तुम्हारा पृथक निर्वाचन मंडल होगा। ठीक है, और इसके विरोध में गांधी जी ने पूना में अवर्धा जिले में अनशन कर दिया, यानी कि ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। ठीक है, अब पूना समझौता देखो, 26 जनवरी 1932 में गांधी तथा अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ और उन्हें अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव वापस ले लिया। तो भैया गांधी जी चले जाएंगे तो ये दिक्कत है, तो अम्बेडकर पीछे हट गए, आप सही हम गलत। अब आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ठीक है, तो इस सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए लंदन पहुंचे सभी धर्मों के लोग और कांग्रेस ने फिर से इसका बहिष्कार किया। 1936 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनेंगे और 37 में बंगाल के फैजपुर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और 38 में गुजरात के हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस। 39 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित कर अध्यक्ष बने, किंतु गांधी से
विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। यहीं से होता है राजेंद्र प्रसाद का प्रारंभ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना द्वारा सर्वप्रथम पाक की मांग की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, कुछ पहले ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की? 1940 में। कहाँ की? मुस्लिम लाहौर अधिवेशन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब आते हैं क्रिप्स मिशन 1942। अब आते हैं क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन संविधान सभा का गठन करने के लिए उद्देश्य से भारत आया था, किंतु अपना उद्देश्य बदलकर भारत में को बांटो और राज करो को बना लिया। इसी तरह से माल्य मिलिट्री सुधार 1909 में भी आया। ठीक है, ये सुधार करने की जगह पे बिगाड़ने लगा था। वही हाल क्रिप्स मिशन भी आया 1942 में। इनका भी हाल यही था कि इनके मिशन में 4 लोग थे, तीन लोग थे, क्रिप्स और पैथिक और लॉरेंस। ठीक है, तो ये तीन लोग थे, तो 1942 में आए और इन्होंने भी यही सब किया। उद्देश्य कुछ और था, करने कुछ और लगे, इसलिए सभी भारतीयों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1942 में जापान में रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना हुई और 1943 को फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली और उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किंतु 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइवान के हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस से हिटलर से ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, हिटलर से ज़्यादा प्रभावित थे क्योंकि हिटलर ने रेड आर्मी बनाई थी और सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस ने जो रेड आर्मी बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। और लेकिन ये क्या बोलते हैं ना, जापान के ताइवान में विमान दुर्घटना में जैसे इनकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, लेकिन इनका नारा बहुत ज़्यादा फेमस है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये फौज कब बनाई थी? 1943 को। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1942 को। और क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 को। जब 1942 क्रिप्स मिशन आया उसी टाइम में आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके। अब देखो क्रिप्स मिशन को कैसे याद रखोगे? अगर आप सब कुछ भूल जाओ ना, तो देखो क्रिप्स को C से याद रखो, C। अब ठीक है, C 3 होता है, तो 3 के बाद 4 आएगा और 3 के बाद 2, 3 बीच में है। ठीक है, तो 42 हो गया, 1942। C 3 है, C क्रिप्स। आप सा से रखो, सा का मतलब C का थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना, एक ध्वनि मिल रही है C से, तो आप C के आगे और पीछे। ठीक है, एक कदम आगे चलो, एक कदम पीछे चलो, यानी कि 42 और मतलब 4 2 यानी कि 42। इस तरह से आप याद कर लोगे। क्योंकि देखो डाउट कैसे आएगा, ऑप्शन में ऐसे आएगा कि 1940, 1943, 1945 और 1942। क्वेश्चन ऐसा होगा क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। ठीक है, तो आप ज़्यादा कुछ ना करके, आप जैसे मैंने बताया ना, क्रिप्स C आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि उच्चारण में, यानी कि उसकी थोड़ी ध्वनि में C आ रहा है, तो आप एक कदम आगे चलो, एक कदम पीछे चलो, तो 43, देखो 43 होगा नहीं। ठीक है, आपको एक कदम आगे चलो, 42 होगा, और 2 यानी कि देखो या तो 22 या तो 24 हो सकता है, या तो 42 हो सकता है। अब इसे आपको ध्यान में क्या रखोगे कि देखो क्रिप्स मिशन जब भारत आज़ाद हुआ ना 1947 में, उसके आसपास आया है, तो आपको 42 ही होगा। 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। देखो क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। पूना के बर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, किंतु 9 अगस्त को अंग्रेज सभी महत्वपूर्ण नेताओं को बंदी बनाकर जेल पहुंचा दिए। अब देखो टाइम बीता, जो गांधी जी थे वो अहिंसा के रास्ते पर चल के थक गए, तो उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा तूफान लाते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन यही था
8 अगस्त 1942 को पूना के बड़दा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रस्तावित था, तो पूना के बड़दा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, यानी कि क्रिप्स मिशन से जब लोग खुश नहीं हुए तो उसी टाइम पे ही उन्होंने कहा कि अब हमको आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 में मुंबई में गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, किंतु 9 अगस्त को सभी महत्वपूर्ण नेता बंदी बना लिए गए। देखो, 8 अगस्त को गांधी ने नेतृत्व किया और 9 अगस्त को सब बंदी। ठीक, गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, किंतु भारतीय जनता सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी। जो भारतीय जनता थी ना, उसने इस सब का विरोध किया और पटरियाँ उखाड़ दी, जो सरकारी संपत्ति वो नष्ट की। इन सब का दोष गांधी जी के मत्थे मर दिया गया और गांधी जी इस घटना के निष्पक्ष जांच के लिए 21 दिन आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसकी जांच करो कि वास्तव में पटरी उखड़ी हुई है नहीं है, सिर्फ वैसे ही मन में ही बता दी कि हाँ उखड़ गई है, सब तुमने किया रहा है, तुम्हारी दोष है। ठीक है, तो 13 दिन बाद गांधी की स्थिति जब खराब होने लगी तो अंग्रेज गांधी जी को रिहा नहीं करके बल्कि उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे कि ऐसा है कि बुड्ढा टपकने वाला है। ऐसे ही टाइम पे उसे बोलता है बुड्ढा टपकने वाला है, अब बस इसका लकड़ी वकड़ी व्यवस्था कर लो, ये जाने वाला है। लेकिन अंत में गांधी जी को धोखे से उनका अनशन तोड़वा दिया गया। गांधी जी ऊपर जाने वाले थे, इस धोखे से बैला फुसला के या कुछ भी किया गया हो, उनका व्रत तोड़वा दिया, उनका अनशन तोड़वा दिया और गांधी जी जी गए। बना गांधी जी चले जाते, क्योंकि ये तो ऐसे ही थे। माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन योजना। अब देखो, जब ऐसा ये सब होने लगा, कि विद्रोह होने लगे जगह जगह पर, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वहाँ पर सरकार चेंज हुई और लेबर पार्टी की सरकार आई। ठीक है, लेबर पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भारत को अब आज़ाद कर दो। तो इसी तहत के तहत माउंटबेटन योजना या लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद कर दिया गया। माउंटबेटन आया 3 जून 1947 को। संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1947 से 1950 के बीच में। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड जनरल कौन था, तो वो थे माउंटबेटन। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे। इस समय 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने दिल्ली में गांधी जी को गोली मार हत्या कर दी। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। गांधी जी नाथुराम गोडसे ने दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को। यानी कि बेचारे को आज़ाद भारत में सांस तक लेने की नौबत नहीं आई। बेचारे आज़ाद भारत को आज़ाद दिलाने के लिए इतना सब कुछ किया, और जब भारत आज़ाद भी हो गया तब उसमें सांस लेने के लिए इनकी सांस ही छीन ली। कब छीनी? 1948 में। यानी कि भारत का 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को मार दिए गए। 15 नवंबर 1949 को नाथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में संविधान लागू हो गया। ठीक है, संविधान लागू हो गया। अब आते हैं 1857 का महान विद्रोह। ठीक है, 1857 का महान विद्रोह देखते हैं कि गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस के विरोध में बैरकपुर छावनी में बलिया निवासी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज अधिकारी बाघ को गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि जो 1857 की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी से सैनिक विद्रोह से हुआ था। उनका माना मतलब बताया गया था कि गाय जो कारतूस वो लोग मुँह से खोलते हैं ना, चलाने से पहले मुंह से खोला जाता है, उसके बाद वो कारतूस नली में भरा जाता है। ठीक है, तो बाद में पता लगा कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। ठीक है, और मंगल पांडे थे पंडित, उनका हो गया धर्म भ्रष्ट, उनको आई गुस्सा। उनके जो अधिकारी थे जनरल बाग मतलब कैप्टन बाग, उनको उन्होंने गोली मार दी और क्रांतिकारी हो गए। तो 8 अप्रैल 1857 को मेरठ में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया और 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली में अधिकार करके अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया।
26 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। 1862 में रंगून में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और रंगून में ही इनकी समाधि बना दी गई। बेचारे पहले से ही बूढ़े थे। 1862 में समाधि बनाई गई रंगून में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे इससे पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? बाघ की। मंगल पांडे किस छावनी से थे? बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई? मेरठ में। ठीक है, और बहादुर शाह को की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। बहादुर शाह को, ठीक है, उसके आते हैं 1857 के विद्रोह के निम्न स्थान। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व था और हानसन और निकलसन ने, यानी कि 2 लोग थे, इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को हटाया। कानपुर और लखनऊ में, कानपुर में नाना और तात्या टोपे साथ थे और लखनऊ में विजय हजरत महल, दोनों को ही कैंपबेल ने निपटा दिया और ये दोनों लोग भाग गए। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई हीरोज, और हीरोज ने ही लक्ष्मीबाई के लिए कहा है कि यही इकलौता मर्द है 1857 का। फतेहपुर का अली मुल्ला, जनरल रेनाल्ड। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनाल्ड, यानी कि अजीमुल्ला और मौलवी अहमदुल्ला को जनरल रेनाल्ड ने ही ख़त्म किया, यानी कि दोनों ही मुस्लिम हैं, दोनों को ही जनरल रेनाल्ड ने ख़त्म किया, फतेहपुर और फैजाबाद। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली नेतृत्व किया कर्नल नील ने। बरेली में खान बहादुर खान, बिसेंट अय्यर और जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, जनरल टेलर। कुंवर सिंह के बारे में एक चीज़ फेमस काफ़ी ज़्यादा आता है कि कुंवर सिंह बहुत बूढ़े थे, यानी लगभग जब इन्होंने विद्रोह किया ना तब उनकी उम्र लगभग 85 साल थी। ठीक है, और ये इन्होंने विद्रोह एक गांव से किया था, ये जमींदार कुछ होंगे। कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया पुत्र नाना साहब नेपाल में मृत्यु हो गई थी। नाना साहब का बचपन का नाम था धुंधु पंत। बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के साथ भयानक युद्ध हुआ, किंतु रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर में अधिकार कर लिया और वहाँ झंडा फहराया। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया अंग्रेजों से मिल गए और 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। विद्रोह और उसके बाद आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे जो लक्ष्मीबाई के गुरु थे, अंग्रेजों के विरुद्ध छापेमार युद्ध जारी रखा और किंतु तात्या टोपे के जमींदार मित्र गद्दार निकले। मान सिंह ने रात सोते समय उनको बंदी बनवा लिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे के नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कब याद आता है कि तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे के साथ किसने गद्दारी की? मान सिंह ने। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब जो युद्ध कर रहे थे वो इस प्रणाली क्या थी? छापेमारी युद्ध। 1857 के विरुद्ध अंग्रेजों का पूरे भारत पर अधिकार हो गया, यानी कि 1857 की क्रांति दफना कर दी गई। इस विद्रोह की असफलता के कारण थे कि पढ़े लिखे लोग इस विद्रोह से दूर रहे। यह विद्रोह केवल मध्य भारत तक सीमित रहा। भारतीयों में नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि बहादुर शाह जफर वृद्ध इंसान थे, वो अब चलने में असमर्थ थे। ठीक है, तो लेकिन अयोग्य पर्सन कहते ना कि आखिरी बचे थे, और वो सम्राट थे, इसीलिए सबकी बातों वो लोग मतलब सम्मानीय भी थे। भारतीय सैनिक अंग्रेजों की अपेक्षा दुर्बल साबित हुए। भारतीयों में ठोस योजना और स्पष्ट लक्ष्य का अभाव था, यानी भारतीय लोग ना सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, ना कि वो स्वतंत्र भारत के लिए लड़ रहे थे, वो राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे थे, यानी कि उनका कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कि कहते ना कि संपूर्ण भारत के लिए लड़ रहे होते ना तो बात अलग थी, लेकिन वो कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई राज्य के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई। और दूसरा एक नया एक कारण था कि ये युद्ध भी अलग अलग टाइम स्टार्ट हुआ। जहाँ जल्दी स्टार्ट हुआ वहाँ जल्दी दफन कर दिया गया, जहाँ लेट स्टार्ट हुआ वहाँ लेट दफन किया गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ आ गया होगा। अब रखते हैं।